तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसमें आज हम पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी हमारे पास एक सबूत है कि दुनिया में जो है एवोल्यूशन हुआ है। अगर वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहते हैं नॉन फंक्शनल, यानी ये प्रेजेंट तो होते हैं एक एनिमल में, एक यहाँ एक प्लांट में, लेकिन होते हैं नॉन फंक्शनल। सो दिस आर नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स एंड ये ऑर्गन्स एक्चुअली क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स, ये वो ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन किस फॉर्म में, इन रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं, रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल फॉर्म। बट दीज आर होमोलॉगस, मगर खुद क्या होते हैं, ये होते हैं होमोलॉगस टू फंक्शनल ऑर्गन्स, होमोलॉगस टू फंक्शनल ऑर्गन्स ऑफ देयर रिलेटिव ऑर्गेनिजम्स, जो उनके रिलेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स एनिमल्स के या प्लांट्स के जो इनमें प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं करते हैं उनमें, उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मगर इनको कंसिडर किया जाता है कि इनका स्ट्रक्चर लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, उसी ऑर्गन जैसा जो दूसरे के अंदर फंक्शनल होता है। अंडरस्टैंड। तो ये होमोलॉगस कंसिडर किए जाते हैं उनके रिलेटिव्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो इनमें वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करेंगे तो इंसान की बॉडी की बात करें तो कहा जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ 90 वेस्टिजेस होते हैं। समझ गया, 90 जो है पार्ट्स, कहीं पर पूरी बॉडी में जो है 90 ऐसे पार्ट्स है, 90 ऐसे जो है वो चीजें जो हमारी बॉडी में है वो वेस्टिजियल है। अंडरस्टैंड। तो कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं उनकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे आप विजडम टीथ को ले लो, द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स विजडम टीथ है। हेयर ऑन बॉडी, इसका क्या फंक्शन है। हम सोशल एनिमल्स हैं, हम जो है एडवांस्ड है, बाकी सबसे हम कपड़े पहनते हैं। अंडरस्टैंड। तो हेयर ऑन बॉडी का कोई फंक्शन नहीं रहता है। तो विजडम टीथ, हेयर ऑन बॉडी, इसी तरह जो है आरिक्यूलर मसल्स ऑफ पिने, पिने जानते हो आप, ये पिना जो होता है हम उसको मूव नहीं कर पाते, हमारे पास वेल डेवलप्ड इंटरनल ईयर्स है, तो हमें इनको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कोई भी आवाज आसानी से सुन लेते हैं। अंडरस्टैंड। तो जो है आरिक्यूलर मसल्स ऑफ पिना, एक्सटर्नल ईयर, इसके अलावा अपेंडिक्स को कंसिडर किया जाता था वेस्टिजियल, लेकिन पूरी तरह से ये वेस्टिजियल नहीं है, आज के रिसर्च में नहीं माना जाता है, तो अपेंडिक्स भी हम लिख देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है अपेंडिक्स है, या आप ले लो क्या कहते हैं इनको, जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आपकी आंख के अंदर एक मेम्ब्रेन है जो रिड्यूस होकर बिल्कुल इधर कोने में सिमट गया है ना, ऑरेंज कलर का जो इधर होता है कोने में और इधर आंख के अंदर, तो ये असल में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो दूसरे जानवर में, जैसे आप इसमें देख लो क्या कहते हैं इसको, फिशेस में देख लो या एम्फीबियंस में देख लो, उनके पास एक मेम्ब्रेन होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो फंक्शनल होता है, जो इनकी कार्निया को साफ करता है। अब हमारे पास आईलिड्स है प्रॉपर, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो मगर विजडम टीथ होना, ऐसे दांत जो बाद में आते हैं, 18 साल की एज के बाद आते हैं, जिनसे हम चबा भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे दांतों का आना क्या जरूरी है। बॉडी पे बाल होना, आरिक्यूलर मसल्स का होना, अपेंडिक्स का होना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का होना, अगर ये चीजें हमारे अंदर काम करते ही नहीं है तो ये है क्यों। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, किसी न किसी स्टेज में एवोल्यूशन में हमारे पास ये ऑर्गन्स हुआ करते थे और फंक्शनल हुआ करते थे। फिर जो है धीरे धीरे इनका काम जो है अडेप्टेशन होती गई,
चेंज होते गए और इनका काम जो है वो नहीं रहा, तो ये जो है नॉन फंक्शनल हो गए, अंडरस्टैंड। बट स्टिल इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे जीन्स के अंदर है, बनने की इंफॉर्मेशन है, तो ये बनते हैं। तो अदरवाइज इनका काम हमारी बॉडी में नहीं होता है। अगर इनको बाहर भी निकाला जाए तो इनके बगैर भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज इनका कोई फंक्शन नहीं है। तो इनको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। दूसरे एनिमल्स की बात करें तो हम अगर आप देखोगे पाइथन, सबसे विशाल जो सांप होता है, एनाकोंडा जिसको कहते हैं, पाइथन है, या जो है ग्रीनलैंड वेल्स है, ग्रीनलैंड की जो वेल्स है उनके पास भी पेल्विक गर्डल्स और जो है हाइंड लिम्स जो है वो उनके वेस्टिजेस उनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। यानी पेल्विक गर्डल का होना और हाइंड लिम्स का वेस्टिजियल पार्ट होना, रिड्यूस्ड फॉर्म में उनमें प्रेजेंट होना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि पाइथन का, इन वेल्स का जो है, इनका जो एंसेस्टर था वो एक टेट्रापोड था, है ना, सीधी बात, जिसकी टांगे हुआ करती थी, अंडरस्टैंड, जो लैंड पे रहता था, टांगे हुआ करती थी। फिर बाद में जाकर इनके एवोल्यूशन में इनको टांगों की या जो है जरूरत नहीं पड़ी। सांप के तो टांगे होती ही नहीं है, वेल में तो जो है फ्लिपर्स होते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है। तो एंसेस्टर्स मगर टेट्रापोड ही इंडिकेट करते हैं क्योंकि इनके पास पेल्विक गर्डल्स, हाइंड लिम्स के वेस्टिजेस क्यों पाए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो है दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, अंडरस्टैंड, वेस्टिजियल ऑर्गन की स्टडी करके। फिर इसी मॉर्फोलॉजी में एक और टर्म हम आपको पढ़ाएंगे जिसको कहते हैं एटाविज्म। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में एवोल्यूशन की एक और एविडेंस जिससे हमें पता चलता है दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है वो है एटाविज्म। एटाविज्म किसको कहते हैं? एटाविज्म का मतलब होता है जब बच्चे में ऐसे कैरेक्टर्स आ जाए जो उसके माँ बाप के कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जो उसके एंसेस्टरल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कोई जहां से वो वजूद में आए होते हैं उस एंसेस्टर के कैरेक्टर कभी बच्चे में आते हैं लेकिन माँ बाप में उस कैरेक्टर का कोई भी पार्ट जो है नहीं प्रेजेंट होता है। तो उनका वापस आना बच्चे में एंसेस्टरल कैरेक्टर्स का जो माँ बाप के कैरेक्टर नहीं होते हैं उसको कहते हैं एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब होता है रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जो डिसअपियर हो चुके हैं, होते हैं एवोल्यूशन में। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स इन द यंग वन विच आर नॉट their parental characters, young ones which are not their parental characters, जो असल में उनके पेरेंटल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंसेस्टरल कैरेक्टर्स का वापस आना बच्चों में जो इनके पेरेंटल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं एंड विच हैव डिसअपियर्ड, और जो डिसअपियर हुए होते हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन, उनके बनने में, उनके कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में वो डिसअपियर हुए होते हैं, खत्म हुए होते हैं, ऐसे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का बच्चों में वापस आना उसको कहते हैं एटाविज्म। एटाविज्म की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस में जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज कैनाइन टीथ। आपने किसी इंसान को देखा होगा या कईयों को देखा होगा जिनके ये कैनाइन टीथ जो होते हैं वो लंबे होते हैं, होंठों तक आ जाते हैं, या किसी किसी के लंबे होते हैं, जरूरी नहीं है नीचे होंठ तक आ जाए। तो एक्स्ट्रा लार्ज कैनाइन टीथ ये एक एटाविज्म कैरेक्टर है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेमे, मेमे जो होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, दो ही निपल्स की निशान होते हैं, निपल्स होते हैं इंसानों में। कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक्स्ट्रा मेमे 2 से 4 जो है वो निपल जैसे स्ट्रक्चर्स, मेमोरी ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर्स बॉडी पे होते हैं, इनको कहते हैं, इसको कहते हैं एटाविज्म। एक्स्ट्रा डेंस लॉन्ग हेयर्स, कभी कभी आप देखते हो किसी लड़के या लड़की में बहुत घने बाल होते हैं, ठीक है, लंबे बाल होते हैं, घने बाल होते हैं,
ये एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, ये ह्यूमन कैरेक्टर है ही नहीं आज का, ठीक है। तो इसके अलावा जो है शॉर्ट टेल होना बेबी में, बच्चे में, हाँ, कैपेसिटी, एबिलिटी टू मूव आरिक्यूलर मसल्स। कोई इंसान जो होता है वो अपने कानों को जो है हिला लेता है। यूजुअली हम तो नहीं हिला पाते हैं, कोई हिला पाता है, तो उसमें एबिलिटी होती है आरिक्यूलर मसल्स को मूव करना, ईयर्स को, पिने को, टू मूव, पिने, सिंपली पिना को मूव करना, पिने को मूव करना। कभी कभी बच्चा जन्म लेता है उसमें छोटा सा टेल होता है। तो ये सब कैरेक्टर्स हमारे एंसेस्टरल है, यानी इसका मतलब है हम जिस एनिमल से वजूद में आए हैं उसका टेल भी हुआ करता था, उसके बड़े बड़े कैनाइन दांत भी हुआ करते थे, उसको मैमे जो थे बहुत थे, मेमोरी ग्लैंड्स बहुत सारे थे, 2 से 4 से 8 या 6 निप्पल उसके हुआ करते थे, एक्स्ट्रा डेंस उनके बाल हुआ करते थे घने घने। तो दिस इंडिकेट्स हमारी एंसेस्ट्री कौन सी है, अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं हम एटाविज्म। क्या बोलते हैं? एटाविज्म बोलते हैं। गुड। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एक और एविडेंस के बारे में जिनको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक एक ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो इनके बीच में होता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि कनेक्टिंग लिंक्स इंडिकेट करते हैं कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। कनेक्टिंग लिंक इज एन एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट शेयर्स द कैरेक्टर्स या दैट possesses the characters of 2 different groups of characters of 2 different groups of living organisms। ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा। एग्जांपल 1 दूंगा मैं यूग्लेना की। ठीक है, यूग्लेना जो है, यूग्लेना एक फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआन है। क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआन है। ये एक ऐसा एक सेल का बना हुआ एक प्रोटोजोआन है जो फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इसका मतलब ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों जो है वो प्रॉपर्टी इसमें है। ये ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है। इसका मतलब कि जो यूग्लेना है ये अपना खाना खुद भी बना सकता है और जब फेवरेबल कंडीशन ना हो तो ये बाहर से भी खाना हासिल कर सकता है। तो इसका मतलब ये इसको कंसिडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले दुनिया में कौन आए हैं? पहले दुनिया में आए हैं प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स आए हुए हैं। बट कनेक्टिंग लिंक्स इनके माने जाते हैं यूग्लेना। अंडरस्टैंड? दिस shows that animals have been evolved from plants. Isn't this evolution? Of course it is evolution. Understand? ऐसी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच में। प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच में। तो प्रोटोजोआ और से ही कहते हैं कि एनिमल्स वजूद में आए हैं। यूनिसेल्यूलर एनिमल्स से जो है मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स का वजूद हुआ है। पोरिफेरा जैसा इनका स्ट्रक्चर, पोरिफेरा में एक सेल्स होती है, उनको कहते हैं कोएनोसाइट्स। 11th में आपने पढ़ा होगा। उसी जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है इन प्रोटोजोआ का। अंडरस्टैंड? प्रोटेरोस्पोंजिया का। तो जो है इनको कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है किनके? पोरिफेरा के। Isn't this evolution? ये एवोल्यूशन है। तीसरी एग्जांपल में दूंगा एक और एनिमल की जिसको कहते हैं नियोप्लाइना। नियोप्लाइना को आप कहते हो ये एक सेगमेंटेड मोलस्क है जो फाइलम मोलस्का को बिलोंग करता है। मगर मोलस्का अगर देखेंगे वो सेगमेंटेड होते नहीं है। इस नियोप्लाइना के सेगमेंटेशन भी होती है और मोलस्क जैसा इसका शेल होता है, मेंटल होता है, फुट होता है। तो इसको कंसिडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्किस एंड एनालिड्स। इसका मतलब एनालिड्स से ही
वजूद हुआ है मोलस्का का। तो ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन हुआ है, अंडरस्टैंड। दिस इंडिकेट्स दैट दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, दिस इज क्लियर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड। तो एक और एनिमल की एग्जांपल दूंगा मैं, जिसको कहते हैं पेरिपैटस। पेरिपैटस बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को, लेकिन ये जो पेरिपैटस है इसमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें एनालिड के कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोड के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसको रिगार्ड किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसका मतलब आर्थ्रोपोडा का वजूद भी एनालिडा से ही हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आर्थ्रोपोड में जो है सेगमेंटेशन भी पाई जाती है, क्योंकि ये एनालिड से ही वजूद में आए हुए हैं। तो दिस इंडिकेट्स दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, जिसको कहते हैं बैलेनोग्लोसस। यस, बैलेनोग्लोसस जो होता है, बैलेनोग्लोसस को कंसिडर किया जाता है, ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें डॉर्सल नरोकार्ड के साथ वेंट्रल नरोकार्ड भी होता है, इसमें डॉर्सल ब्लड वेसल के साथ वेंट्रल ब्लड वेसल भी होती है। तो ये इंडिकेट किया जाता है कि ये नॉन कॉर्डेट्स के को लिंक करता है कॉर्डेट्स के साथ, यानी इसका मतलब है इनवर्टेब्रेट्स से नॉन कॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स का वजूद हुआ है। तो दिस इंडिकेट्स दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। एक और एग्जांपल आपको मैं दूंगा यहां पर, वो है एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स कौन होते हैं? जो अंडे देते हैं लेकिन मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उनके। ये एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं ये एग्स देते हैं, ओविपेरस होते हैं। इस ओविपेरस कैरेक्टर इनका जो है वो रेप्टाइल्स का है। इनको कंसीडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड, और आप सीधे ही अंदाजा लगा सकते हो, मैमल्स, अंडरस्टैंड। तो ये अंडे देने वाले होते हैं जो रेप्टाइल की तरह बड़े बड़े अंडे होते हैं, और इनके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जो मैमल्स का कैरेक्टर होता है, जिनसे अपने बच्चों को, यंग वंस को फीड करते हैं। इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन हमें ये है सीधे सीधे कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है एंड ऑल मैमल्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल लाइक एंसेस्टर्स। वो रेप्टाइल से ही वजूद में आए हैं। इन सब को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स, अंडरस्टैंड। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, दैट मीन्स एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं? एम्ब्रियो आप जानते हो, यूनिट फर्स्ट में इसी के बारे में तो पढ़ाया आपको। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? द डेवलपिंग यंग मैन इनसाइड द एग और इनसाइड द वॉर्म ऑफ मदर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, अंडरस्टैंड। तो जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमारे पास बहुत है जो इंडिकेट करते हैं कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है। नंबर 1 में कहूंगा सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे आप जानते हैं जितने भी एनिमल्स है, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स की बात करें, सब अपनी लाइफ को जो है वो एक जाइगोट से शुरू करते हैं, एक सिंगल सेल से। यही जाइगोट को क्लीवेज होती है, सब में क्लीवेज होती है और बन जाता है ब्लास्टुला। क्या बन जाता है? ब्लास्टुला के बाद सब में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रुला। उसके बाद सब में जो है वो जर्म लेयर्स बन जाते हैं। जर्म लेयर्स जिनको कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। कुछ में 2 बन जाते हैं तो डिप्लोब्लास्ट, कुछ में 3 बन जाते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्ट है। उसका मतलब है कि सब के सब में डेवलपमेंट जो है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है सेम तरीके से होता है। दिस इंडिकेट्स ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड वन ग्रुप हैज बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम अनदर ग्रुप। सिंपल, अंडरस्टैंड। तो इट्स कॉल्ड this evidence from embryology, study of embryo, that indicates that there has been common
एंसेस्ट्री। अंडरस्टैंड? जिससे हमें पता चलता है कि कॉमन एंसेस्ट्री, जो एंसेस्ट्री है इनकी, और कुछ ना कुछ इनका रिलेशन है आपस में, तो एवोल्यूशन हुआ है। दूसरा एविडेंस मैं दूंगा रिजेम्बलेंस ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। वर्टिब्रेट को आप जानते हो, वर्टिब्रेट का एम्ब्रियोज जो होते हैं, यानी उनका अर्ली डेवलपमेंट जो होता है अंडे के अंदर या मां के पेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा फिश का, मैं लूंगा फ्रॉग का, मैं लूंगा एक रेप्टाइल का, मैं लूंगा जो है एक क्या कहते हैं, एक बर्ड का, और एक रैबिट का। रैबिट इज अ मैमल। ठीक है, ये देखो ये रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स है सारे, फिशेस, फ्रॉग्स, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स। रैबिट इज अ मैमल। अंडरस्टैंड? अगर इन सब का जो है अर्ली एम्ब्रियो आप देखोगे, इनका एम्ब्रियो जो होता है लगभग ऐसा होता है, सब के सब में जो है जो टेल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो है यहाँ पर बर्ड जैसे होते हैं, यहाँ पर जो है गिल क्लिप्स होते हैं, सब के सब में गिल क्लिप्स होते हैं, सब के सब में टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिश का एम्ब्रियो भी ऐसा ही होता है। इंसान का एम्ब्रियो अगर आप देखोगे ना, अर्ली एम्ब्रियो, वो भी ऐसा होता है। सब के सब में एक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब के सब में टेल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका इंडिकेशन यह है कि सभी वर्टिब्रेट्स जो है वो कोरिलेटेड है, और फिशेस से ही फ्रॉग्स का, एम्फीबियंस का वजूद है, एम्फीबियंस से होकर रेप्टाइल्स बने हैं, और रेप्टाइल्स से होकर बर्ड्स, और रेप्टाइल्स से होकर मैमल्स भी। ये इंडिकेशन है हमारी कि बर्ड्स से मैमल्स नहीं बने हैं, मैमल्स रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो इसके बहुत सारे हमारे पास सबूत है। तो रिजेम्बलेंस ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट्स, दिस इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। अंडरस्टैंड? दिस इंडिकेट्स दैट एवोल्यूशन दुनिया में हो चुका है। अंडरस्टैंड? अदरवाइज आप देखो हमारे पास टेल नहीं होता है ना? इंसानों में टेल नहीं है, लेकिन इंसान जिन एंसेस्टर्स से आए हैं, इंसान के एम्ब्रियो में जब मां के पेट में बन रहा होता है बच्चा, पहले उसको टेल भी होता है। तो ये टेल हमारा क्या है? ये हमें बताता है कि हमारा जो एवोल्यूशन है, वजूद है, असल में कहां से हुआ है? वो हुआ है जो है किसी टेल्ड एनिमल से, जिसमें टेल हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे रिजेम्बलेंस, तीसरी एविडेंस दूंगा मैं, रिजेम्बलेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट लार्वे। इनवर्टिब्रेट्स में कुछ के लार्वे जो है वो आपस में मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है, ये किस किस का होता है? एनलिड्स का भी एक ट्रोकोफोर लार्वा होता है, और अगर देखोगे आप मोलस्क्स का, तो उनको भी, उनमें भी ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो दिस इंडिकेट्स दैट एवोल्यूशन हुआ है। इन दोनों का आपस में एक गहरा कनेक्शन है, नहीं तो लार्वा इनका एक जैसा क्यों होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, तो दिस आल्सो इंडिकेट्स एवोल्यूशन। एक और एग्जांपल दूंगा मैं इसी में से, दैट्स कॉल्ड अपीयरेंस ऑफ टेम्पोररी ancestral characters in young ones। ठीक है, टेम्परेरी एंसेस्टर कैरेक्टर्स इन यंग वंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल टूथ बर्ड्स इन यंग वंस ऑफ बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स जो होते हैं आप जानते हैं बर्ड्स के दांत नहीं होते हैं, ठीक है ना। बर्ड जो होती है वो क्या कहते हैं, यंग वंस नहीं, इनका जो एम्ब्रियो होता है ना, बर्ड का जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर टूथ बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड का एम्ब्रियो कहाँ होता है? अंडे में होता है। उसको खाने की जरूरत होती है? नहीं। उसको खाना कौन देता है? वो यॉक से मिलता है, थ्रू ब्लड वेसल्स उसको जो खाना मिलता है, तो उसको दांत की जरूरत नहीं है। जो एडल्ट बर्ड है वो हार्ड सीड्स खाती है बहुत, कोई तो मीट भी खाता है बर्ड, तो उसको दांत होने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास दांत है ही नहीं। कंपेयर किया जाए तो इनके एम्ब्रियो के पास टूथ बर्ड्स होते हैं। अंडरस्टैंड? जब ये एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो टूथ बर्ड्स गायब हो जाते हैं, उसके बाद कोई टूथ वगैरह इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है।
टूथ बर्ड्स का एम्ब्रियो में प्रेजेंट होना, दिस इंडिकेट्स कि बर्ड्स के जो एंसेस्टर्स थे वो टूथड थे, उनमें दांत हुआ करते हैं, एंड दिस इज कॉमन। ये हमें पता चलता है कि इनके रेप्टाइल्स से ही इनका वजूद हुआ है। तो रेप्टाइल्स में दांत आप जानते होते हैं, मगरमच्छ के दांत ही देख लो आप, ठीक है। तो दिस आल्सो इंडिकेट्स कि दुनिया में एवोल्यूशन हुआ है, अंडरस्टैंड। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, दैट्स कॉल्ड रिकैप्चुलेशन थ्योरी। हाँ, एक थ्योरी है, पहले एक लॉ दिया था वॉन बेयर ने। वॉन बेयर का लॉ जो है उसको रिकैप्चुलेशन थ्योरी में जो है वो चेंज किया था हेकल ने। हाँ, इसको बोलते हैं अर्नेस्ट हेकल है। अर्नेस्ट हेकल जो है वो एक थ्योरी कहता है, रिकैप्चुलेशन थ्योरी। ये कहता है, ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि एक ऑन्टोजेनी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिपीट करता है अपनी फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी में वो रिपीट करता है क्या, फाइलोजेनी। हाँ, रिकैप्चुलेशन थ्योरी स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स डेवलपमेंट, जब वो डेवलपमेंट उसका हो रहा होता है, फ्रॉम एम्ब्रियो टू एडल्ट, जब वो एम्ब्रियो से कहां तक जाता है, एडल्ट, वो क्या करता है, रिपीट्स इन अ कंडेंस्ड मैनर, जल्दी जल्दी से वो रिपीट करता है इट्स एंसेस्टरल कैरेक्टर्स। क्या करता है, एंसेस्टरल कैरेक्टर्स। वो दिखाता है कि मैं असल में कहां से वजूद में आया हूं। उसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, अंडरस्टैंड। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल, ठीक है। एक एनिमल का, एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल, जन्म लेने से या फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट बनने से मरने तक, इसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी। एंड व्हाट इज फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की कौन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि उसका एवोल्यूशन कहां से हुआ है, वो कहां से आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं उसकी फाइलोजेनी। अब देखो, ऑन्टोजेनी रिपीट करती है फाइलोजेनी। एक एग्जांपल दूंगा मैं, उसके बाद ये टॉपिक हम आज खत्म करेंगे। तो एग्जांपल में दूंगा आपको टैडपोल की, टैडपोल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं टैडपोल। अब सुनो मेरी बात है बच्चों, जब भी मेंढक अंडे देती है, अंडों में से निकलते हैं टैडपोल्स। उनके बच्चे जो होते हैं उनमें टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनमें गिल्स होती है। क्या होती है, गिल्स। उनमें लंग्स नहीं होते हैं, वो मोर फिश लाइक होते हैं, वो एम्फीबियन लाइक नहीं होते हैं, कोई टांगे नहीं। अदरवाइज फ्रॉग जो है वो टेट्रापोड है, 4 टांगे वाली होती है, उसमें गिल्स नहीं होती है, और रेस्पिरेशन करती है लंग्स से और स्किन से भी करती है, अंडरस्टैंड। इसके पास गिल्स होती है, गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, टेल से चलता है, मूवमेंट करता है, और पानी में ही सिर्फ रहता है, only lives in water, understand, ठीक है। उसके बाद जब इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस जानते हो आप, धीरे धीरे इसका टेल खत्म होता है। फ्रॉग में टेल होता ही नहीं है, टेल खत्म होता है, टांगे निकल आती है, पीछे वाली टांगे, फिर आगे वाली टांगे, फिर गिल्स खत्म हो जाती है, तो मेंढक जैसे शेप का हो जाता है। फिर ये लैंड पर भी जाकर रह सकता है, अंडरस्टैंड। फिर इसके गिल्स नहीं, लंग्स बन जाते हैं, तो बन जाता है फ्रॉग, इसको, अंडरस्टैंड। तो ये इसका ऑन्टोजेनी है, टैडपोल से बन के या अंडे से ही जो है फ्रॉग तक बनना, ये इसकी ऑन्टोजेनी है। इसमें रिपीट क्या किया इसने, अपनी फाइलोजेनी। ये इंडिकेट करता है कि मेरा एवोल्यूशन असल में फिश जैसे एंसेस्टर से ही हुआ है, मछलियों से हुआ है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है। इसीलिए इसका ये ऐसा जैसा होता है पहले, बाद में ऐसा हो जाता है। तो दिस in its development from tadpole to adult frog, this indicates its phylogeny, ये अपनी phylogeny indicate करता है, ठीक है। These are the evidences of evolution, some of the evidences। कल इस यूनिट का जो है कुछ और टॉपिक्स बचते हैं, 2-3 टॉपिक, वो हम कर देंगे, तो इस तरह ये यूनिट खत्म हो जाएगा, यूनिट सेकेंड। उसके बाद हम लास्ट वाला यूनिट पढ़ेंगे, वो छोटा है,
वो पहले पढ़ेंगे, तो फिर हम यूनिट 3 पे आ जाएंगे, जो है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।